जी जनाब, बातों बातों में। लेकिन उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना मत हमको ज़रूर लिखें। धन्यवाद। गोयल जी, नीट की परीक्षा बड़ी ही लोग शिद्दतों से तैयारी करते हैं बच्चे और वो परीक्षा का इंतज़ार करते हैं, परीक्षा होती है और पेपर लीक हो जाता है। ये एक आम प्रैक्टिस हो गई है। नीति नियंताओं को या परीक्षा कराने वाली संस्थाओं को पता रहता है। वो अनुभवी होते हैं, उनको पता है कहाँ से लीक हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसका वो पूरा अध्ययन करते हैं। पूर्व में हुए मामलों का भी संज्ञान में लेकर उसी हिसाब से कार्रवाई करते हैं। परीक्षा का नाम बदल दिया जाता है। पहले ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट होता था, फिर उसको नीट बना दिया गया। वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन 2015 में पेपर लीक हुआ था और 2026 में फिर पेपर लीक हो गया और जिसको अब रोक भी लगा दी गई और संभवतः अब दोबारा परीक्षा होगी। 2015 में जब हुआ था, जब वही जैसा कि मैंने बताया ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट नाम से पहले था, नीट नहीं था। उसमें सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कुछ बच्चों को इसका लाभ मिला लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की गई और वो ऐसे चलता रहा। उसके बाद नीट बना, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में के अंतर्गत आता है, उनकी ज़िम्मेदारी होती है। और उसके बाद चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश की गई, कितनी हो पाई इसका सबूत सामने है। 2026 में फिर पेपर आउट हो गया। आरोप ये हैं कि कुछ लोगों द्वारा और संज्ञान में ये आया कि राजस्थान में सैंपल पेपर के नाम से, गेस पेपर के नाम से क्वेश्चन पेपर बाँटे गए, प्रश्न बाँटे गए और उन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आए। तो अब 22,15,000 से ज़्यादा बच्चों का मेहनत पे पानी फिर गया। उनको दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ये स्थिति है गोयल जी, इस सरकार में। कैसे देखते हैं आप? देखिए राजेंद्र जी, पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने नीट जैसी संस्था पर के प्रवेश परीक्षा को लेकर इस संवेदनशील विषय पर बातचीत करने का मौका दिया है। आपने बताया कि 22 लाख से अधिक परीक्षार्थी इसमें हिस्सा ले चुके हैं और 3 तारीख को इनका पेपर हुआ। अफसोस की बात यह है कि ये सब चीज़ें इतने सुनियोजित ढंग से की जाती है कि सरकार और उसका तंत्र इस चीज को पकड़ नहीं पाता या पकड़ने की कोशिश ही नहीं करता है। आपको याद होगा कि 2024 में भी इसी तरीके से नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और वो देशव्यापी आंदोलन उस पर हुआ। ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बहुत कुछ करेगा, लेकिन काफी लंबी चौड़ी सुनवाई और ये सब दिखावा करने के बाद भी परीक्षार्थियों को न्याय नहीं मिला। बस आश्वासन ही आश्वासन मिले। शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि आइंदा से कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी, लेकिन उसके 2 साल बाद ही नीट की परीक्षा में का पेपर लीक हो गया। आपको जानकारी होगी कि 650 या 700 अंकों का ये पेपर होता है, जिसमें कि 600 से 650 के लगभग प्रश्न आउट हो चुके थे। पेपर जब लोग दे रहे थे तो उसी समय सूचना आ गई थी कि पेपर लीक हो गया है। अफसोस की बात यह है कि 22 लाख जो बच्चे इसमें इस परीक्षा में भाग लेते हैं, उनके साथ साथ कम से कम 3 लोग और जोड़ लीजिए, उनके परिवार के सदस्य, माँ बाप और भी पूरा परिवार इस परीक्षा के लिए उनके साथ में खड़ा रहता है। समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है और मेहनत, सबसे बड़ी चीज बच्चों की वो मेहनत जाया जाती है जिसके लिए वो साल भर इंतजार करते हैं। वो साल भर नीट के लिए कि अच्छी मार्किंग होगी, अच्छा उनको रैंक मिलेगा,
तो वो जाकर एक सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज में उनको एडमिशन मिल पाएगा। अब ये सोचिए कि जिन बच्चों को वो पेपर मिला, उन्होंने 20-20 लाख रुपए में वो पेपर खरीदा। यानी साल भर जो मेहनत करते हैं बेचारे, रात दिन एक करके, भूख प्यास छोड़कर बच्चे और उनके जो टीचर फैकल्टी होती है, कोचिंग वाले होते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। लेकिन जिसकी जेब में दाम होता है, वो पेपर खरीद के रातों रात हीरो बन जाता है। जिस तरीके से 20-20 लाख रुपए पेपर में, एक पेपर 20 लाख का बिका, फिर उसने आगे चलकर उसी पेपर को कम से कम 25-25 लाख में लोगों को बेचा होगा। तो ये काम इतनी आसानी से होने वाला तो है नहीं, इसमें कहीं ना कहीं तंत्र भी दोषी है। पता चलता है कि नासिक प्रिंटिंग प्रेस से वो पेपर आउट हुआ। नासिक प्रिंटिंग प्रेस में ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिस पे सरकार निगाह नहीं रख पाती है। एनटीए, जो कि नेशनल टैलेंट के नाम से संस्था बनाई गई है, इसमें जो अध्यक्ष पद पर हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी के बारे में बताया जाता है कि वो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनका अपॉइंटमेंट संघ की सिफारिश पे एनटीए में किया गया, और संघ का सरकार पे कितना प्रभाव है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2023 में उनका अपॉइंटमेंट होता है और ये 2026 चल रहा है। इसका मतलब ये उनका आखिरी टर्म था। सरकार ने पिछली बार उनको बचा लिया, एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को भी बचा लिया। गाज गिरी तो किस पे, सुबोध कुमार सिंह जो कि एनटीए के डीजी थे, उनको हटा दिया गया। उनकी जगह पर अभिषेक कुमार सिंह अब डीजी हैं। उन्होंने आकर प्रेस के सामने ये कहा कि अब 8-10 दिन के अंदर दोबारा परीक्षा लेने की तिथि घोषित कर दी जाएगी। अब इनसे ये पूछा जाए, सरकार से ये पूछा जाए या शिक्षा मंत्री इस बात का जवाब दें कि आखिर आप इन व्यवस्थाओं को, इस परीक्षा की व्यवस्था करने में आपसे चूक कहाँ होती है। आज तक आपने इस बात का कोई भी ब्यौरा नहीं दिया। बस ये कहते हैं कि हम चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करेंगे, भविष्य के लिए करेंगे। केवल वादे और दावे किए जाते हैं। इस सरकार में जिस तरीके से अब व्यवस्थाएं हैं, आप ये तो परीक्षा की बात कर रहे हैं, बेचारे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बच्चे जब नौकरी मांगते हैं तो उनको लाठियों से कूट दिया जाता है, और पुलिस कहती है कि इतने केस लाद दिए जाएंगे, जिंदगी भर सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहोगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो केंद्र में वर्तमान सरकार बैठी हुई है, उसको किसी की समस्या से कोई मतलब नहीं, ना बेहतर स्वास्थ्य की चिंता है, ना एजुकेशन से चिंता है, ना युवाओं की बेरोजगारी से चिंता है। वो तो बस झूठ बेचते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, और झूठे वादों में जनता को लुभाकर सत्ता में काबिज बने रहने की उनकी पारंगत है, महारत हासिल है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने कहा, बताइए, इतना महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पूरे देश भर से जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, और आपके पास इंटेलिजेंस है, आपको इनपुट नहीं मिलता है। सरकार के पास वो तंत्र होता है कि हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। फिर ये तो एक ऐसी चीज़ होती है, इसकी तो व्यवस्था बड़ी चाक-चौबंद होनी चाहिए। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम आप नहीं करा पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको सत्ता में बने रहने का, या जो ज़िम्मेदार हैं उनको बने रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा बच्चे तैयारी करते हैं, और जो टेम्पो बनता है वो एक बार देते हैं, दोबारा ये नहीं है कि उनको फिर दोबारा उतना टेम्पो बढ़ जाए, रात दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं। और आपने जो कहा कि उसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है, लोगों की भावनाएँ इन्वॉल्व होती हैं, करियर के प्रति सचेत रहते हैं। आपने तो ये हो गया, और होने के बाद वो शोर मच गया, तो अब दोबारा होगा, तो बच्चों को बड़ा नुकसान होता है इससे। तो और दूसरी बात ये जो मेरा मानना ये है गोयल जी, कि आखिर ये आपने जैसे बताया, आपने जो जानकारी दी कि 20-20 लाख रुपए में वो बेचे गए, तो क्यों ना इसको बहुत, मतलब उनको दंडित किया जाए, बेचने वालों को और खरीदने वालों को भी। जिसने खरीदे इनको चिन्हित किया जाए, और ये सरकार के लिए बड़ी चीज़ नहीं है। सरकार तो बड़े सब हर चीज़ पे नज़र रखती है, बताते हैं कि इतनी तगड़ी चौकीदारी है कि कोई अब पत्ता भी नहीं हिल पाएगा, हर जगह चौकीदार बैठा हुआ है। तो कहाँ गई वो चौकीदारी? जब एग्ज़ाम में नहीं हो पाती है, तो रुपए और रिश्वत की जो चौकीदारी कैसे कोई कर पाएगा, लेन-देन कर पाएगा? जो व्यवस्था आपके हाथ में होती है, आप कंडक्ट कराते हैं, तो क्यों ना इसपे बहुत ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो
जिन्होंने खरीदा उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिले कि लोग खरीदने के लिए आगे आए ना कभी जीवन में। ये इतना इतना ये ब बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ की बात है कुल जी। क्या कहना है आपको? देखिए राजन जी, जो पिछली बार 2024 में पेपर लीक के मामले आए थे, तो गुजरात से उसका कनेक्शन था। आपको विश्वास नहीं होगा कि जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकारें थी, वहाँ पर बीजेपी नेता, विधायक और सांसद तक इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व पाए गए। वहाँ के एसपी ने, गुजरात के एक जिले के एसपी ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया और एफआईआर दर्ज कराई बीजेपी के एक विधायक के खिलाफ में। लेकिन आप तो जानते हैं, जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनकी पहुँच है और किस मामले को लिंगर ऑन करना है, किसको ढीले कर देना है, ठंडे बस्ते में डाल देना है। 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, तीसरे साल फिर से नीट का परीक्षा का पेपर लीक हो गया। मतलब आप ये सोचिए, ये जो साजिश पेपर लीक में जो लोग जुड़े हैं ना, वो पूरी तरीके से सरकार के तंत्र में बहुत अच्छी पकड़ बनाए और ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस समय पैसा अगर आपकी जेब में है, तो आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके हिसाब से हो जाएगा। जो लोग पैसा देकर पेपर खरीद ले रहे हैं, उनसे तो पूछिए, जो बच्चे दिन-रात मेहनत करके कर रहे हैं, केवल उनके पास पैसा नहीं है 20 लाख रुपए, वो बेचारे अपने अरमानों का गला घोटकर परिवार वाले किस तरीके से खून पसीना एक करके उनको कोचिंग कराते हैं, रात-रात, दिन-दिन उनको बैठ के उनकी तैयारी में सहयोग करते हैं। ऐसे में कुछ चंद पैसे वाले लोग और तंत्र में, सिस्टम में बैठे लोग जो कि पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं, उनके लिए सिर्फ पैसा ही उनका भगवान है और भगवान पैसे की बदौलत वो सरकारी तंत्र को खरीदने में भी पूरी तरीके से सफल दिख रहे हैं और सरकार उन पे ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई है। सरकार के ऐसे सिस्टम में भ्रष्टाचारियों की बहुत गहरी पैठ है और सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करने का भी प्रयास नहीं करती, उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इतना मामला गंभीर है क्योंकि हम किसी भी मामले को सुनने के आदी हो गए हैं, चीज़ें आती हैं, हम इतने आदी हो चुके हैं कि हमको उसकी गंभीरता लगती ही नहीं है। हम दूसरे कामों में लग जाते हैं, ये बिल, फलाना मंदिर, फलाना ये, और ये सारे कामों में लग के डाइवर्ट होके 24 घंटे इसी में उलझाए रखना और मीडिया अपना मेन स्ट्रीम मीडिया अपना भभू बजाते रहना, सिर्फ़ इसी तक उलझ के रह गए हैं। और पहले तो ये था कि चलिए सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन अब तो बच्चों के भविष्य की बात भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कैसी चौकीदारी है। और जैसा कि आपने कहा कि तंत्र में जो लोग करते हैं, वो इतने ताकतवर हैं, अगर ताकतवर नहीं होते तो क्यों नहीं अभी तक जो 24 में और 15 में आखिर कुछ तो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने माना भी, उसका क्या हुआ, किनको सज़ा मिली, आज तक कुछ पता ही नहीं है। जब इतना तगड़ा शासन है, इतनी शक्ति है, ईडी है, सीबीआई है, जाँच एजेंसियाँ हैं, रॉ है, एलआईयू है, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लोग और एक एग्ज़ाम नहीं करा पाते। सवाल बड़ा है, गंभीर भी है, लेकिन ये चीज़ें अब हमारी आम बोलचाल में बिल्कुल महत्वहीन हो गई हैं, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन किसी न किसी दिन इसका विस्फोट होगा और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद गोयल जी, अगली बार फिर किसी मसले पे हम बात करेंगे। नमस्कार।